जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है महेश मिश्रा और मैं आपको पढ़ाता हूं इकोनॉमिक्स। आ गया हूं मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके। टॉपिक है आज का असर्शन एंड रीजंस। सीबीएसई इस बार बहुत परेशान कर रहा है असर्शन रीजन लेके बच्चों को, उसी को आसान करने आ गया हूं मैं। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब जब भारत आजाद हुआ तो भारत की स्थिति कैसी थी, कंडीशन कैसी थी। भाई बहुत बुरी स्थिति, सब लोग जानते हैं, बुरा हाल कर रखा था अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों की उसी गलतियों पे लेके आए हैं असर्शन और रीजन कि अंग्रेजों ने क्या क्या नुकसान करा मक्कारों ने हमारे यहाँ पर। उसी के सारे असर्शन रीजन आज सॉल्व करके दिखा देंगे बच्चों। चलो जी, तो भाई टाइम को वेस्ट ना करते हुए, जैसा कि हम कभी करते ही नहीं है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे और सीधा चल के क्वेश्चन को ही फोड़ते हैं ना, काहे को फालतू की इधर उधर की बात की जाए। आओ जरा क्वेश्चन फोड़ना सीखें। तो क्वेश्चन फोड़ने से पहले आपको यह बता दूं कि असर्शन और रीजन को सॉल्व कैसे करना है। अपने वही चार बता, तीन स्टेप, बस तीन स्टेप, चौथा नहीं, तीनों स्टेप में आंसर आ जाने वाला है। सबसे पहले देखो कि ये दोनों स्टेटमेंट सच हैं या झूठ हैं। गीता पे हाथ रख लेना ताकि आपके मुंह से झूठ ना निकले। अब लेकिन झूठ होगी तो झूठ बोलना, सच होगी तो सच बोलना, सच के सिवा कुछ नहीं बोलना। अच्छा जी, इंडिया मतलब जैसे दो दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो आपको देखना है कि कौन सी सच है कौन सी झूठ है। अगर दोनों की दोनों सच आ गई तब आपको तीसरे स्टेप पे जाना है। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स आ गई तो बात वहीं खत्म हो जाती है, सी या डी में से आंसर आ जाता है। अगर दोनों सच हो गई तब आपको देखना है कि क्या नीचे वाली स्टेटमेंट ऊपर वाली को सही से एक्सप्लेन कर रही है, क्या उसका इससे कोई रिलेशन है। अगर है तो ए आंसर हो जाएगा और अगर नहीं है तो बी आंसर हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है। तो भैया पढ़ते हैं जरा पहला क्वेश्चन। हाँ जी, कह रहा है इंडिया डेवलप्ड अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। इसे कहते हैं सफेद झूठ। ये जो सफेद सफेद लाइन लिखी हुई है इसमें सफेद झूठ लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि इंडिया ने अपना साउंड मतलब होता है बहुत ही मजेदार, बहुत ही जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद इंडस्ट्रियल बेस स्टार्ट कर दिया था जब अंग्रेज हमारे यहां पर थे। भाई अंग्रेजों ने जो हम पे राज किया उसे हम कॉलोनियल रूल कहते हैं, क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा जो कानून चलता था उसे कॉलोनी, जिस भी देश पे वो राज करते थे, शासन करते थे, उसे एज अ कॉलोनी ट्रीट करते थे। दैट इज द रीजन कि हमने अंग्रेजों के शासन को कॉलोनियल रूल कहा गया, बिकॉज दे ट्रीटेड इंडिया एज अ कॉलोनी। और कॉलोनी में जो एग्रीमेंट होता था उसमें लिखा होता था कि अंग्रेज उस कॉलोनी को अपने बेनिफिट के लिए कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो जो अपने बेनिफिट के लिए यूज करने वाला है वो क्या यहां की इंडस्ट्री के बेस को सुधारने वाला है? नहीं जी। तो भैया एकदम झूठ, फॉल्स बात है। साउंड नहीं, बर्बाद इंडस्ट्रियल बेस हो गया था हमारा, ऐसा हुआ था। तो बच्चों जब ये फॉल्स हो गया तो और कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। अब जब एक फॉल्स हो गया, दूसरा ट्रू हो फॉल्स हो हमें उससे मतलब ही नहीं, दूसरा तो फॉल्स हो ही नहीं सकता, दूसरा ट्रू ही होगा। तो बिना पढ़े पूरे क्वेश्चन को आप लोगों ने मिनटों का काम सेकंडों में कर दिया है दोस्तों। सीधा आंसर आ गया आपका, डी इज द करेक्ट आंसर। खत्म क्वेश्चन। इतनी जल्दी हो जाता है सेशन रीजन, आप लोग बेकार में परेशान होते रहते हो। लेकिन भाई बाकी क्वेश्चन को भी पढ़ना जरूरी है। चलो एक बार आंसर दिखा दें आपको कि सही होता है कि गलत होता है। देखा जी, एकदम सही, तुरंत आंसर आता है। लेकिन आंसर को हटाओ, अब देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। अच्छा जी, तो रीजन क्या कह रहा है, ये भी एक स्टेटमेंट है, ऐसा मान के चलो। द इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज क्राइंग फॉर मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल ये बात तो एकदम 16 आने सच। भाई 16 आने क्यों कहते हैं आपको पता है ये बात? कभी भी 100%, भाई 100% वगैरह तो बाद में आया, लेकिन पहले 16 आने क्यों कहा जाता था? 16 आने सच। बताओ बताओ। तो देखो जी, 16 आने का मतलब होता है 1 रुपया, और 1 रुपये का मतलब होता है 100 पैसा, और 100 पैसा मतलब 100%। क्योंकि जो चवन्नी होती थी ना उसको 4 आना बोलते थे। 4 आना मतलब 1 चवन्नी, और 4 चवन्नी मिलके क्या बनते थे? 16 पैसे बनते थे। 4 चवन्नी, 4 आना, 4 आना, 4 आना,
ऐसे करके 4 बार करा तो 16 आने आ गए, मतलब 100 पैसे आ गए, और 100 पैसा मतलब 100%, 100 गुना सही। दैट इज द रीजन कि 16 आने सच कहा जाता था। तो ये बात सच है बच्चों, आपको मैंने एक अमेजिंग फैक्ट बताया है, क्या बात है। अच्छा जी, तो ये हो गया, अब आंसर हमारा आ गया। अब इनका एक्सप्लेनेशन रीजन देखने की जरूरत ही नहीं है, तो भैया फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। का आंसर हमारा वही है, देख चुके हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, असर्शन। इंडिया बिकम्स एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। इंडिया जो है एक्सपोर्टर था प्राइमरी प्रोडक्ट्स का। प्राइमरी प्रोडक्ट मतलब होता है जमीन से जुड़ी हुई चीजें, जिसमें खेती वगैरह आती है, बहुत बेसिक बेसिक चीजें जो बहुत सस्ती बिकती हैं। तो इंडिया जो था वो मेन एक्सपोर्टर था प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, और ये इंपोर्ट करता था फिनिश्ड कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स को। किससे? ब्रिटेन से। भाई बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इंडिया में इन्होंने इंडस्ट्रियल बेस को पनपने ही नहीं दिया। दैट इज द रीजन कि इंडिया फिनिश्ड गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं कर पाता था, क्योंकि बना ही नहीं पाता था, तो उसे इंपोर्ट करना पड़ता था। और एक्सपोर्ट सारा का सारा माल ब्रिटेन को करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है, तो कच्चा माल रख के करेंगे क्या? बेचना पड़ता था कच्चा का कच्चा माल। तो ये बात भी 16 आने सच है। आज तो आपको 16 आने का मतलब भी पता लग गया है, तो भाई ट्रू है। अगले पे आ जाओ, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ अ कमोडिटी प्रोडक्शन। भाई किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए एक रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी लगा रखी थी, मतलब अंग्रेजों ने बहुत तगड़ा बहुत गंदा दिमाग खेला था दोस्तों। देखो जी मैं बताता हूं करा क्या था इन लोगों ने, बाकी क्वेश्चन पढ़ने से पहले थोड़ी सी बातें सीख लो जरा। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी, इसमें अंग्रेजों ने क्या करा था, एक तो हमारे यहां पर लिमिट फिक्स कर दी कि आप इतना ही प्रोडक्शन कर सकते हो फिनिश गुड्स का, या नहीं कर सकते हो। और जो भी आप प्रोडक्शन करोगे बच्चों, उस प्रोडक्शन को अगर आप बाहर भेजोगे तो उस पर आज तेरी इतना हैवी टैक्स लगा दिया था कि भाई सामान पहुंच ही ना पाए। बहुत ज्यादा टैक्स, ये इतना लंबा ग्राफ टैक्स का अगर ग्राफ बनाए तो इतना टैक्स लगता था जब बाहर सामान जाता था, और जब बाहर से आता था तो कम टैक्स लगाते थे, इतना टैक्स लगता था। तो इतने हैवी टैक्सेस की वजह से इंडियन प्रोडक्ट्स जो है बहुत महंगे बहुत कॉस्टली हो जाते थे दोस्तों। तो क्या कहना चाह रहा है, रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड, बेचने पे रेस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, टैरिफ लगा रखा था दोस्तों। टैरिफ, टैरिफ का मतलब होता है टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट, परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। बिल्कुल जी ऐसा था। एडवर्सली अफेक्ट द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। अब इसी की वजह से जो हमारा फॉरेन ट्रेड था वो बर्बाद हो रखा था। तो भाई देखो, पहली वाली स्टेटमेंट फॉरेन ट्रेड के बारे में बात कर रही है, दूसरी वाली भी एकदम सही बोल रही है, 16 आने सच बोल रही है। क्या कह रही है कि रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी की वजह से हम एक्सपोर्ट कर पाते थे कच्चे माल का, और इन्होंने करा क्या था, हाँ एक और काम करा था इन्होंने। भाई देखो इनकी चालाकी देखो, करते क्या थे, इन्होंने जो रॉ मटेरियल होता था, इन्होंने कहा कि अगर आप रॉ मटेरियल भेजोगे किसी दूसरे कंट्री में तो उस पर बहुत कम टैक्स लगाएंगे, और अगर आप फिनिश्ड गुड्स भेजोगे किसी कंट्री में, भाई क्योंकि आपने माल को तैयार कर दिया है और उसे किसी दूसरे कंट्री में भेजोगे तो उस पर बहुत ही ज्यादा टैक्स लगाएंगे। अब भाई मरता क्या ना करता, दूसरे कंट्री में रॉ मटेरियल ही बेचना पड़ता था, क्योंकि फिनिश्ड गुड्स दूसरे कंट्री डिमांड ही नहीं करते थे, कह रहे थे हम नहीं खरीदने वाले। तो भैया बड़ा नुकसान हमारा ब्रिटिशर्स ने कर दिया, 200 साल बर्बाद करा हमारे देश को। तो भाई ये वाली बात एकदम सही एक्सप्लेनेशन है दूसरे वाले की। तो भैया ए भी सही है और आर भी सही है, और आर जो है वो ए की सही एक्सप्लेनेशन कर जाता है, तो कंप्यूटर जी आंसर ए आ जाता है। आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या रहा है, रेलवे ने बहुत ही अच्छा चेंज करा हमारी इकोनॉमी को। भाई बिल्कुल सही बात है, अगर अंग्रेज हमारे यहाँ रेलवे लेके नहीं आते तो शायद रेलवे को आने में और ज्यादा समय लग जाता, और अंग्रेजों ने ही एक स्ट्रक्चर तैयार करके दे दिया इंडियन इकोनॉमी के, एंड वी आर द सेकंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क। सबसे बड़ा चाइना में है, उसके बाद इंडिया का ही है। बट अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया नंबर 1 पे आता है कि इतने बड़े एरिया में इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क इंडिया के अंदर ही है।
बट सबसे ज्यादा पैसेंजर्स ट्रेवल करने वाले रेलवे में इंडिया में ही हैं भाई। तो रेलवे ने बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज किया, मतलब अच्छा चेंज किया हमारी इकोनॉमी में। ये बात भी 16 आने सच है, आप 32 आने सच किया दो, 200% सच हो जाएगी बात। इट इनेबल्स पीपल टू ब्रेक ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर एंड प्रमोटेड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। बिल्कुल सर, रेलवे की वजह से क्या होने लग गया, बहुत सारा सामान एक साथ एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया जाने लग गया और फास्ट भी हो गया। और इसकी वजह से जो कल्चरल और डिस्टेंस वाला जो बैरियर था ना वो खत्म हो गया। पहले ऐसा हो ही नहीं पाता था, पहले एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सामान जाने में बहुत लंबा समय लगता था, सामान खराब होने के चांसेस ज्यादा होते थे, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का रिस्क रहता था और वो बहुत महंगा पड़ता था। इतनी सारी चीजों की वजह से ये सारे बैरियर्स थे और जब रेलवे आई तो रेलवे ने इस बैरियर को काफी हद तक कम कर दिया। उस टाइम के हिसाब से ये बहुत बड़ा स्टेप था और यही सबसे अच्छा काम अंग्रेज भैया कर गए हमारे लिए। उनकी बिछाई हुई रेल अब तक चल रही है। बहुत सारे ऐसे फ्लाईओवर और पुल हैं, आप अगर दिल्ली का पुरानी दिल्ली वाला पुल देखो तो अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ पुल है और अब भी उस पर ट्रेन दौड़ रही है, देखिए। और इंडिया में करप्शन की वजह से पुल बनाए जाते हैं, बनते बनते टूट जाते हैं, और अंग्रेज बनाए गए अभी तक चल रहा है। जिंक की प्लेटें लगा लगा के उसमें जंग नहीं लगने दे रहे हम लोग, तो बढ़िया है। अब इसको रिपेयर करने की जरूरत पड़ेगी लेकिन बहुत जल्दी, क्योंकि कमजोर तो होता ही जा रहा है वो धीरे धीरे। तो भैया अगली चीज क्या आ जाती है बच्चों, ये वाली भी ट्रू आती है और सही एक्सप्लेनेशन भी देके जाती है। तो इसका आंसर भी हमने क्या निकाल दिया भाई, ए निकाल दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है, द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। दोस्तों आपको एक बार बताऊं, जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट था ना, आजादी से पहले, मतलब अंग्रेजों के आने से पहले, अंग्रेजों के आने से पहले जब पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 थे। और दैट इज द रीजन कि भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। क्यों भाई, क्योंकि इंडिया का हैंडीक्राफ्ट पूरे विश्व में बिकता था। हर कंट्री से लोग आके यहाँ से हैंडीक्राफ्ट और यहाँ के प्रोडक्ट्स और नक्काशी के आइटम वगैरह खरीद के जाया करते थे। और उस टाइम पर चलती क्या थी, सोने चांदी की मुद्राएं। तो पूरे वर्ल्ड से वही करेंसी तो इंडिया में घूम के वापस आती थी, जिसकी वजह से भाई इंडिया में खोद के सोना नहीं निकाला हम लोगों ने, बहुत ज्यादा हम लोगों ने कमा के अर्न किया था। दैट इज द रीजन कि इंडिया इतनी फ्लोरिश्ड इकोनॉमी थी, हम कमाई बहुत अच्छी कर लेते थे हैंडीक्राफ्ट से और दूसरे दूसरे हमारे पास जो टैलेंट थे उसकी वजह से। तो भैया विदेशों से सारा का सारा सोना चांदी वगैरह खूब सारा आके इंडिया में इकट्ठा हो गया था। दैट इज द रीजन इंडिया के पास इतना पैसा 200 साल तक अंग्रेजों ने लूटा, फिर भी पूरा खाली नहीं कर पाए इंडिया को। अच्छा जी, तो द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वर रूइंड अंडर द ब्रिटिश रूल। और अंग्रेजों ने देखा कि इस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की वजह से इंडिया इतना अमीर हुआ था। भाई पहले आए इंडिया में खोज करने के लिए, चीजें यहाँ के देख के गए, देखा लोग तो बेवकूफ है यहाँ के, यहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम चलता है। कोई भी मेहमान आता है उसकी बड़ी सेवा होती है, हम आते हैं यहाँ मेहमान बन के और फिर यहाँ कब्जा कर लेते हैं। चालाकी चली उन लोगों ने, हम लोग बेवकूफ बन गए। तो भैया उन लोगों ने सबसे पहले हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को खत्म करा और इसकी वजह से इंडिया का बहुत नुकसान हुआ। तो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री रूइंड भाई, एकदम 16 आने सच, एकदम 100%, 500%, 1000% सच बात है ये कि इंडिया का नुकसान अंग्रेजों ने इस बात के लिए कर दिया जी भाई, हमारा हैंडीक्राफ्ट बर्बाद कर गए। वरना हम अब भी हैंडीक्राफ्ट में नंबर 1 पे होते हैं। ऐसी बहुत सारे टैलेंट को तो दबा के बर्बाद करके चले गए वो इंडिया को। अच्छा जी, बट फिर भी हम अब दोबारा से उठ चुके हैं भाई, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। पुरानी बातों पर मिट्टी डालो और आगे के विकास की बात करते हैं। अब अगला पॉइंट क्या कहता है, ब्रिटिशर्स का ऑब्जेक्टिव क्या था कि टर्न इंडिया एज अ स्प्रॉलिंग मार्केट फॉर द फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन। भाई ये भी तो सही बात है, ये वाली बात भी सही कह रहा है कि ब्रिटिशर्स जो चाहते थे वो ये चाहते थे कि इंडिया जो है उनकी फिनिश्ड प्रोडक्ट को खरीदने लग जाए। तो ये वाली बात भी एकदम सही है। लेकिन इस वाले काम के लिए उन लोगों ने, पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ा है, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी का इस्तेमाल करा, टैरिफ और कोटा वगैरह फिक्स करना शुरू करा। उसका हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से कोई खास लेना देना नहीं आता है, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इज ऑल्सो अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, नॉट अ रॉ मटेरियल। यहां तो फिनिश्ड की बात हो रही है, यहां
हैंडीक्राफ्ट की बात हो रही है, यहां पर स्प्रॉलिंग मार्केट की बात हो रही है, तो भैया दोनों बातें तो सच हैं, मतलब ए या बी में से एक आंसर होने वाला है, बट रिलेशन सेट नहीं बैठ रहा तो ए नहीं हो सकता, बी आंसर होगा। कंप्यूटर जी आंसर बताइए। कर दिया आप लोगों ने। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कितने आसान क्वेश्चन है, मस्ती करते रहो और क्वेश्चन सॉल्व होता रहता है। बस आपको बात को समझना है भाई, अंग्रेजी की अगर हिंदी बना लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, या फिर चैप्टर को आपने अगर डिटेल में पढ़ा है और जो मेरी वीडियोस आप देख रहे हो उसके आपने की पॉइंट्स बना रखे हैं, असर्शन रीजन को फोड़ के आ जाओगे एग्जाम में। आ जाओ जी। ब्रिटिश रूलर्स फॉलोड डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, भाई बिल्कुल सही कह रहा है, करी थी उन्होंने, बहुत मक्कार लोग थे ये लोग। वेयर इन इंडिया इंपोर्ट्स वर मेड टैरिफ फ्री, ठीक है, इंडिया का जो इंपोर्ट था आपने क्या कर दिया उसको टैरिफ फ्री, मतलब अगर आप बाहर से सामान खरीदोगे टैक्सेस कम लगाए जाएंगे, और बहुत हैवी टैक्सेस लगा दिए किस पे बच्चों, एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट पे, मतलब भारत का जो फिनिश्ड गुड्स बाहर जाएगा उस पे दे दबा के टैक्स, और बाहर से जो सामान आएगा उस पे टैरिफ कम कर दिया, टैक्स कम कर दिया। तो बिल्कुल जी ऐसा तो इन्होंने करा ही था, सही बात है। अच्छा जी, दिस फैसिलिटेट ट्रेड एंड रिजल्टेड इन ह्यूज इनफ्लो ऑफ फंड इन इंडिया, ये कह रहा है इसकी वजह से भारत को बड़ा फायदा हुआ। अब गंदी बात, गलत बोलता है, बबुआ वाली बात, गंदा बोलता है, गलत बोलता है, भाई साहब ये फैसिलिटेट नहीं करता, ये फैसिलिटेट नहीं करता, इसकी वजह से हमारा फंड का इनफ्लो बढ़ नहीं रहा था, घट रहा था। क्यों भाई, क्योंकि जो कच्चा माल होता था वो जाता बहुत सस्ते में था, और जो पक्का माल बाहर से खरीदते थे बहुत महंगा मिलता था, हालांकि उस पर टैक्स नहीं था बट एक्चुअल में उसकी कॉस्ट ज्यादा ही होती थी, तो हमारे पास जो पैसा आता था उससे ज्यादा हमको पे करना पड़ता था। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई दोस्तों, फॉल्स हो गई। तो आंसर इसमें एक है ट्रू, दूसरा है फॉल्स, सी इज द करेक्ट आंसर मेरे भाइयों और बहनों। देखिए जरा, तो दोस्तों आपको कोई भी समस्या आती है टर्म 1 में, सीबीएसई में, किसी भी तरह की, नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आप कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, आवर टीम विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। और ऐसी सुंदर सुंदर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट मुझे कर दीजिए, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।